हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 14th लेक्चर सेलेक्ट किया है। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। ओके, तो देखिए आप, म्यूटेशन इज अ फिनोमेना। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेना है विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ द डीएनए, जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में ही चेंज आ जाता है। डीएनए के सीक्वेंस में ही चेंज आ जाता है। ओके, एंड जिसकी वजह से होता क्या है कि जो फिनोटाइप है और जो जीनोटाइप है वो दोनों चेंज हो जाता है। उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ओके, एंड ये आपका म्यूटेशन का था। तो म्यूटेशन में आप ये लिख सकते हो, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। विच रिजल्ट इनटू चेंज इन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप बोथ उस ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है। तो अगर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं दैट म्यूटेशन क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सपोज दैट, अगर आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर आपको किसी ने कॉफ़ी बनाने को कहा तो उसमें आपने क्या किया कि उसमें कॉफ़ी में चीनी डालने की बजाय आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो उससे क्या हो गया कि आपका जो उसका जो टेस्ट है वो ही चेंज हो गया। ओके, तो ये मैं आपको इसके थ्रू समझा रही हूँ कि आप इसे एक गलती के तरीके से ले सकते हो, एक गलती के तौर पे ले सकते हो कि डीएनए के सीक्वेंस में जब कोई गलती हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी चेंज आता है, ओके, और चेंज आता है तो उसकी वजह से आपका फिनोटाइप में ही चेंज आ जाता है, जीनोटाइप में भी चेंज आ जाता है। यही है आपका, इसे नॉर्मल कॉमनली ऐसे मैंने आपको समझा दिया है, बट आप इसे डेफिनेशन के थ्रू अगर याद करोगे तो म्यूटेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसके थ्रू डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप ही चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। ओके, समझ गए होगे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट कॉफ़ी में अगर आपने चीनी के बजाय नमक डाल दिया तो क्या होगा कि टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। वो कॉफ़ी लगेगा क्या? नमक वाला कॉफ़ी होता है क्या? तो वो चेंज हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से होता है क्या है कि जनरली डिजीज़, अलग अलग टाइप के डिजीज़ देखने को मिलते हैं। ओके, एंड और भी सारे केसेस है, बट हम लोग इससे आगे करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन इज अनदर फिनोटाइप फेनोमेना दैट लीड्स टू। तो म्यूटेशन के थ्रू तो वेरिएशन आया डीएनए में, एंड रिकॉम्बिनेशन आपको पता ही है कि रिकॉम्बिनेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से डीएनए में वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये दोनों ऐसे प्रोसेस है, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से डीएनए में वेरिएशन आता है एंड वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आप इसे ऐसे कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, म्यूटेशन एंड recombination shows variation in DNA, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसे। इनकी वजह से डीएनए में वेरिएशन आता है। आगे हम लोग को करना है, देखिए क्या है। One DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid। DNA का एक हेलिक्स, आपको चैप्टर 6 में DNA के डबल हेलिक्स के बारे में पढ़ना ही है। ओके, तो डबल हेलिक्स, तो यहाँ पे एक सिंगल हेलिक्स का बात किया जा रहा है। वन डीएनए हेलिक्स जो है, डीएनए का एक हेलिक्स कंटिन्यूसली रन करता रहता है। ओके, ईच क्रोमैटिड में, हर एक क्रोमैटिड में आपका डीएनए का एक हेलिक्स हमेशा रन करता रहता है ईच क्रोमैटिड में। ओके, सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में, सुपर क्वाइल फॉर्म में, तो उससे होता क्या है कि कभी कभी डीएनए का एक सेगमेंट ही डिलीट हो जाता है। एंड डीएनए का एक सेगमेंट डिलीट हो गया तो जीन्स तो डीएनए पे ही, आपके क्रोमोजोम पे ही पाए जाते हैं। तो जीन्स में चेंज आ गया, जीन्स में चेंज आया तो आपका जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज आप कह सकते हो, या क्रोमोजोमल एबेरेशंस कह सकते हो कि देखा जाता है। अगर डीएनए, क्रोमोजोमल एबेरेशन का मैं आपको समझाती हूँ कि क्रोमोजोमल एबेरेशन होता क्या है। अगर डीएनए के सीक्वेंस में, अगर सीक्वेंस बोल रही हूँ, डीएनए का अगर सेगमेंट
अगर चेंज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है। गेन में आपका दो केस फॉर्म करता है, एक तो वो इंसर्ट हो सकता है, दूसरा आपका डुप्लीकेट हो सकता है। सेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। गेन में आपका दो आता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि इसे ही हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं। एंड क्रोमोसोमल एबेरेशन आपका ऐसे आप समझो कि उस कैंसर्स वाले सेल्स में ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर्स वाले जो जितने भी सेल होते हैं वहाँ पे एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इसलिए ये क्रोमोसोमल एबेरेशन जो है वो नॉर्मली कैंसरस सेल्स में देखने को मिलता है। फिर से अगर मैं आपको बताऊं कि क्रोमोसोमल एबेरेशन अगर क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि डीएनए का सेगमेंट अगर एक डिलीट हो जाता है या इंसर्ट हो जाता है, लॉस या इंसर्ट हो जाता है या गेन हो जाता है, तो गेन भी बोल सकते हो आप। एंड अगर क्रोमोसोम के नंबर में ही चेंज आ जाता है तो इसे ही हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशंस बोलते हैं। एंड इसकी वजह से आपका बहुत सारे एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलता है। ये सब समझ गया होगा क्रोमोसोमल एबेरेशन। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज आता है तो उसे हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोमल एबेरेशन हो गया। एंड मैंने आपको ये भी समझा दिया कि क्रोमोसोमल एबेरेशन कैंसरस सेल्स में क्यों देखे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है तो ये सभी तो म्यूटेशन का आपको ये जो मैंने अभी बताया ये तो और भी है जिसमें इंक्लूडेड है म्यूटेशन का, और भी कई वे है जिसमें कि आपका पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। अगर बेस पेयर अगर एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। एंड पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल आपका सिकल सेल एनीमिया है। ओके, सिकल सेल एनीमिया इसका कॉमन एग्जांपल है। एंड रेस्ट रह गया आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। सपोज दैट आपका अगर कोई नेम है, अगर नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो ही अगर किसी ने हटा दिया या डिलीट कर दिया या उसके जगह पे आपको कुछ और इंसर्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या है कि आपका पूरा नेम ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके का जो म्यूटेशन होता है उसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। हालांकि ये यहाँ पे इस चैप्टर में म्यूटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को इसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत है नहीं। जितना जानने की ज़रूरत थी वो मैंने कवर कर दिया है इस बुक के हिसाब से। देखिए हाँ, मैं और रह गया मेरी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। जो केमिकल फैक्टर है और जो फिजिकल फैक्टर है जिसके थ्रू डीएनए में आपका डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आता है जिसकी वजह से म्यूटेशन देखने को मिलता है उसे हम लोग म्यूटाजन बोलते हैं। ओके, जो केमिकल की वजह से म्यूटेशन हो गया डीएनए में, ठीक है, जो केमिकल या जो फिजिकल फैक्टर की वजह से आपका म्यूटेशन हो गया तो उस फैक्टर को हम लोग म्यूटाजन बोलते हैं, क्योंकि उसने म्यूटेशन कॉज किया है इसलिए वो एक म्यूटाजन है। ओके, एंड म्यूटेजन का आपका यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल दिया गया है। हालांकि एक और है जो कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक और म्यूटेजन का एग्जांपल है। बहरहाल जो यहाँ पे है उसे ही हम लोग को जानना है। देखिए दिस आर रिफर टू एज म्यूटेशन। यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो है वो कॉज करता है म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इसे म्यूटेजन बोला जाता है। यूवी रेडिएशन आपका एक म्यूटेशन कॉज करने वाला फिजिकल फैक्टर है, इसलिए इसे म्यूटेजन बोला जाता है। केमिकल फैक्टर्स में भी बहुत सारे आते हैं बट यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया है, हम लोग को इसी के बारे में जानना है। एंड इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 5.8 जिसमें आपको पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस के बारे में।
पेडिग्री एनालिसिस। चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये जो आइडिया था, जब मेंडल का जो रिजल्ट था उसे रीडिस्कवर किया गया, ओके, तो रीडिस्कवर किया गया, तो ये आइडिया हमेशा से फेमस रहा है दैट जो डिजीज़ है वो भी अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी को पास हो जाते हैं। जिस तरीके का क्रॉस मेंडल ने पी प्लांट पे किया था या अदर ऑर्गेनिज्म पे हुआ, उस तरीके का क्रॉस आपका ह्यूमंस में तो नहीं पॉसिबल है ना। तो ह्यूमंस के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो ह्यूमन के केस में होगा क्या? तो ह्यूमन के केस में जिस भी ट्रेट से रिलेटेड पढ़ना रहता था या जानना रहता था कि हाँ ये ट्रेट इनहेरिट हो रहा है या नहीं, उसके लिए क्या किया जाता था कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता था। फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने से ये पता लगता था कि क्या कुछ जनरेशन्स तक कि हाँ इन जनरेशन में, इस जनरेशन में क्या है, इस जनरेशन में क्या है, इस जनरेशन में क्या है, कुछ जनरेशन तक फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता था। एंड उससे ये पता लगाया जाता था कि हाँ जो कैरेक्टर है क्या वो इनहेरिट हो रहा है, या जो डिजीज़ है वो इनहेरिट हो रहा है, या जो डिजीज़ अबनॉर्मैलिटी या डिसऑर्डर्स है क्या वो इनहेरिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसे करने के लिए इसे ही हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना एंड ये पता लगाना कि कौन सा ट्रेट जो है वो इनहेरिट हो रहा है एंड कौन सा नहीं हो रहा है, इसे ही हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। एंड पेडिग्री एनालिसिस में आपको यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आपको एनसीईआरटी का पेज दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। जो पेडिग्री एनालिसिस के लिए सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मेल का आपको दिख रहा होगा, देखिए उस पर मेल का है, फीमेल का है, फिर आपका सेक्स अनस्पेसिफाइड का है। ये सब आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, पेरेंट्स अबोव, चिल्ड्रन बिलो, इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, ये वाला आपको पूछा जा सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली आगे के जितने भी से अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो जानते हैं कि हर एक बच्चा स्टार्टिंग के कुछ पढ़ने तो हर एक बच्चा पढ़ता है। ये तो नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट की बात है कि अगर आप एज अ फैकल्टी आप अपने आप को ले लो, अगर आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा एंड कोई आपसे पूछे कि हाँ आपको टफ क्वेश्चन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आप अच्छे से तरीके से जानते हो कि बहुत सारे 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सिर्फ आगे के पेजेस अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपका मिडल एंड एंड पोर्शन को भी बहुत अच्छे से कवर करते हैं, इसलिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एंड पेजेस से ज़्यादातर बनाए जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो आपका बर्थ लेफ्ट टू राइट वाला है एंड इसके नीचे वाला जो पेरेंट अफेक्टेड वाला है वो आप कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है। इसके ऊपर वाला भी कर लेना, ये सब तो ईजी है, तुरंत हो भी जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, फिगर आप अच्छे से याद कर लेना पेडिग्री एनालिसिस का। चलिए देखते हैं आगे। एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर ईच एंड एवरी फीचर इज कंट्रोल बाय वन और, तो हम लोगों ने ये क्या देखा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि हर एक कैरेक्टर, हर एक फीचर जो है कि किसी न किसी जीन्स के थ्रू, किसी न किसी जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, तो जो कि डीएनए पे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। एंड वी नो दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए ही आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इट इज़ हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। तो आप समझ सकते हो कि ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को तो पास होगा ही। एंड इन केस अगर डीएनए में कोई चेंज आता है, तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी, तो उस चेंज की वजह से तो एबनॉर्मेलिटी देखा गया, तो वो भी एबनॉर्मेलिटी जो है वो प्रोजेनी को ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, ट्रांसमिट हो जाता है, उसको भी वो इनहेरिट कर लेते हैं। जो प्रोजेनी है वो भी इनहेरिट कर लेता है उस डिसऑर्डर को जो कि पेरेंट में हुआ था, क्योंकि पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए में चेंज आया तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज़ देखी गई, ओके, तो उस एबनॉर्मेलिटी जो है वो आपका जो प्रोजेनी है उसमें भी तो चला जाएगा ना। ओके, सच एन अल्टरेशन इन द मटेरियल। और ये जो जेनेटिक चेंज आता है जो मैं आपको एबनॉर्मेलिटी बता रही हूँ, इसे ही तो म्यूटेशन बोलते हैं। इतनी देर से तो समझा रही हूँ म्यूटेशन किसे बोलते हैं, कि अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया, तो उसकी वजह से अगर कोई, उसे ही हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं।
उसके इफ़ेक्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आगे देखना है हम लोग को। ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और अल्टर्ड जीन्स ऑन क्रोमोसोम। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि डीएनए में अल्टरेशन आता है, डीएनए में अगर परिवर्तन होता है तो उससे देखा जाता है कि हाँ इस ये जो परिवर्तन आया उससे उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो गया। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है जो कि देखा जाता है कि डीएनए में चेंज आने की वजह से हुआ है। एंड आपको डिसऑर्डर्स को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दो मोस्ट कॉमन कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हम लोग को जानना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो मेनली आपका सिंगल जीन में अल्टरेशन की वजह से होता है। These disorders are transmitted to the offspring same like, तो जैसे मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का जो क्राइटेरिया है उसी तरीके से मेंडल का जो डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसी तरीके से वो भी ट्रांसमिट होता है, इनहेरिट होता है, इनहेरिट होता है। The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family tree. मेंडेलियन आपका जो मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो पैटर्न है, मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो पैटर्न है वो आपका पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू किया जा सकता है इजीली। एंड दो आपका एग्जांपल दिया ही गया है, आपका एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट का है, एंड एक आपका दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव का। ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या? ऑटोसोम से रिलेटेड वाले को ऑटोसोमल वाले बोलते हैं। ऑटोसोमल में डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल में रिसेसिव भी हो सकता है, दो ही फॉर्म करता है। ओके, एंड सेक्स लिंक्ड वाले में डोमिनेंट भी हो सकता है, सेक्स लिंक्ड वाले में रिसेसिव भी हो सकता है। ऑटोसोम वाले और सेक्स लिंक्ड वाले ये दोनों ही है। हालांकि यहाँ पे आपको दो ऑटोसोम से ही ऑटोसोमल वाले भी दिए गए हैं। फर्स्ट आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट का मायोटोनिक डिस्ट्रोफी दिया गया है एंड ऑटोसोमल रिसेसिव का सिकल सेल अनीमिया आपका एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली पेडिग्री बाय पेडिग्री। नो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स कैन बी मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ जो कि आप इजीली कर सकते हो। देखिए यहीं पे दे देती हूँ। मेंडेलियन डिसऑर्डर आप लिख लेना यहाँ पे, बाकी सब आप खुद ही कर लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक लिख दे रही हूँ। ही सिस्टिक, यहाँ देख रही हूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ। देखिए ही से हीमोफीलिया, ठीक है। सिस्टिक से आप समझना सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक सिकल से आप समझना सिकल सील एनीमिया। सिस्टिक सिकल को फिनाइल था। ही सिस्टिक सिकल को फिनाइल था। ही स्टैंड हीमोफीलिया, सिस्टिक से सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल से सिकल सेल एनीमिया, को से कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल से फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड टीएचए यानी था से आपका थैलेसेमिया। ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर का ट्रिक है, आप इसे अच्छे से कर लेना। मेंडेलियन डिसऑर्डर का ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कभी भी भूलोगे नहीं। ट्रिक का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि कंफ्यूजन नहीं होता है, और जो हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करते हैं वो बहुत दिन तक माइंड में रहता है, जल्दी इरेज नहीं होता है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना मेंडेलियन डिसऑर्डर का। आगे देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। हाँ, अभी जो मैंने बताया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर आपका डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ये पता लगता है कि हाँ वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है। सिमिलरली इन द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम, और जिस तरीके से मेंडेलियन डिसऑर्डर का है उसी तरीके से जरूरी नहीं कि वो ऑटोसोम से ही लिंक्ड हो, वो सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है। एंड सेक्स लिंक्ड रहेगा तो सेक्स लिंक्ड आपका तो सेक्स इन केस ऑफ हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड है। इसका भी सेक्स लिंक्ड वाले का मैं एक और ट्रिक दे रही हूँ आपको, ट्रिक आप लिख लो। मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही दो जो एग्जाम्पल है, हीम कोई एक लड़का है HAEM, हीम को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ है,
ये आपका ट्रिक है, इसके थ्रू आप याद कर सकते हो दैट हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। हीम को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ये भी आपका ट्रिक है जो कि आपका इस चीज़ को पता करने के लिए है कि ये आपका सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल वाला है। ये दो ही आपका सेक्स लिंक्ड है जिससे कि आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो दो ही तो है सेक्स लिंक्ड वाला, तो बाकी अगर कोई है तो आप समझ जाना कि वो ऑटोसोमल वाला होगा। इस तरीके से आप इसे डिस्टिंग्विश करके समझ सकते हो। हालांकि अगर नहीं भी डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया है तो ये आप समझते हो कि ये दोनों जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड ट्रांसमिशन एंड एक चीज़ और रह गया था, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है सेक्स लिंक्ड, ये देखा गया है दैट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट अगर जो है वो फीमेल प्रोजेनी से जनरली मेल को पास हो जाता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट या एक्स लिंक्ड, मैंने आपको बताया था ना कि जो एक्स क्रोमोजोम है वो सेक्स डिटरमाइन करता है कि वो मेल है होगा या फीमेल होगी, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। तो आप कन्फ्यूजन में नहीं आ जाना कि सेक्स लिंक्ड अलग है एक्स लिंक्ड अलग है, दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही है। एक्स लिंक्ड बोले या सेक्स लिंक्ड बोले दोनों एक ही है। ओके, तो आपसे पूछे तो हाँ हम लोग कहाँ थे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हाँ, एक्स लिंक्ड जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है वो फीमेल से मेल प्रोजेनी को पास होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये आपका कॉन्सेप्ट हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जनरली जो है वो फीमेल से मेल को पास होता है, एंड ये यहाँ पे आपका क्लियर किया गया है। देख लेना आप अच्छे से, इसे याद कर लेना ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम तक इसे अच्छे से याद रहे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है नहीं जानते हैं। तो फिगर 5.14 में आपको दो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में दिया गया है। एक है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट का मेटाबॉलिक डिस्ट्रॉफी एंड दूसरा आपका है ऑटोसोमल रिसेसिव का जो कि आपका सिकल सेल एनीमिया है। तो पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि पेडिग्री समझाने के लिए मुझे आपको बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको समझाना होगा। ओके, ऑटोसोम वाले का अलग होता है, सेक्स लिंक्ड वाले का अलग होता है। तो मैं चाहूँगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं एक पेडिग्री का एक अनदर वीडियो बना दूँ जिसमें आपको एवरीथिंग A to Z तक हो, जिससे आपको अच्छे से सारा पेडिग्री समझ में आ जाए। यहाँ पे आप बस देख लो कि हाँ ये जो फिगर में है उसे करना है। आगे इससे बढ़ते हैं हम लोग, पहले जान लेते हैं सारा। इसको कंप्लीट करने के बाद एक पेडिग्री का मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देख लेते हैं। It is a sex-linked recessive disorder due to defect in either red or green cone of eye resulting in failure to discriminate between। तो ये भी आपका एक sex-linked recessive disorder ही है। ओके, रेड और ग्रीन कोन आई का जो होता है ना उसमें अगर डिफेक्ट आता है तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि कौन सा रेड कलर है या कौन सा ग्रीन कलर है। तो इसकी वजह से ये भी एक सिंगल जीन म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है इसलिए ये आपका देखने को मिलता है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आगे। It occurs in about 8% of males and only about 0.4% of females। 8% मेल में होता है, 0.4% फीमेल में होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। चलिए जानते हैं कि 8% ये मेल में क्यों होता है और फीमेल में 0.4% ही क्यों होता है। देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ओके, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो फीमेल में क्या होता है कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे ये ट्रेट जो है आपका प्रेजेंट रहता है, तभी वो कलर ब्लाइंड होती है। अगर दोनों पे प्रेजेंट रहे, दोनों पे आपका प्रेजेंट रहे तभी वो कलर ब्लाइंड होगी। अगर दोनों पे प्रेजेंट नहीं है, किसी एक ही पे प्रेजेंट है, तो उसका जो दूसरा जो आपका एक्स क्रोमोसोम है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका रिसेसिव में चला जाता है। तो होता क्या है कि फीमेल वो खुद तो नहीं होती है कलर ब्लाइंड, बट वो अपने सन को कलर ब्लाइंड बना देती है। सन जो है उसका कलर ब्लाइंड हो जाता है। ओके, फीमेल में होने के लिए आपका दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपका तभी होगा जब जो फादर है वो कलर ब्लाइंड हो और मदर है वो कैरियर हो, एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, तभी वो फीमेल में जाता है। बट मेल के केस में अगर एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर यहाँ से वाई एक गया इस वाले के साथ तो वो कलर ब्लाइंड हो जाता है मेल, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ना, और किसी भी एक पे आ गया, इस एक्स वाले पे आ गया तो मतलब वो हो जाएगा कलर ब्लाइंड, वो हो जाएगा। ओके, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, कलर ब्लाइंड हो जाता है।
देखिए मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2, ये जो लिखा गया है कि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल्स के पास 2 होता है। सन ऑफ द वुमन हु कैरीज द जीन हैज़ अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। 50% चांस होता है कि उसका जो सन है वो कलर ब्लाइंड हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसका एक भी एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा तो आपका 50% चांस रहता है कि वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, सन जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ओके, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड, मदर जो है वो कलर ब्लाइंड होगी नहीं बिकॉज जीन इज रिसेसिव। जीन जो है आपका रिसेसिव है, जीन रिसेसिव है, इसलिए मदर खुद कलर ब्लाइंड होगी नहीं, बट वो अपने सन को बना देगी कलर ब्लाइंड। ओके, दिस मीन्स दैट सप्रेसिंग मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, डॉटर विल नॉट, यहाँ पे जो लिखा गया है कि मैचिंग नॉर्मल जीन जो है आपका, एक ये वाला है, ये वाला जो है अफेक्टेड वाला, और ये दूसरा इसका मैचिंग जो नॉर्मल जीन है, मैचिंग वाला नॉर्मल है जो अफेक्टेड नहीं है, तो ऐसी वाली जो फीमेल्स है वो अपने सन को बना देती है, खुद नहीं होती है। फीमेल्स के केस में क्या होता है कि फादर को कलर ब्लाइंड होना ही है, और फीमेल जो है मदर जो है वो भी कैरियर होनी चाहिए, वो भी कैरियर होनी चाहिए, तो ऐसा रेयर केस में फॉर्म करता है, इसलिए फीमेल्स में बहुत कम देखा जाता है। 0.80% केस में फीमेल्स में होता है, मेल्स में 8% होता है, क्योंकि अगर एक भी क्रोमोसोम के पे प्रेजेंट है फीमेल के तो 50% चांस रहता है कि उसका जो बेटा है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। हीमोफीलिया ये भी सेम ही है, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिशन शो करता है अफेक्टेड फीमेल से, कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी को पास हो जाता है। मेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी एज हैव बीन स्टडी इन दिस डिजीज सिंगल प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिंगल प्रोटीन है जो कि पार्ट है एक कैस्केड प्रोटीन्स का, आपने अगर चैप्टर 18 में पढ़ा है तो आपने उसमें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है कि ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं, एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है, दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर वो जो अनएक्टिवेटेड है वो एक्टिवेट होने के बाद उसको एक्टिवेट करता है, तो इस तरीके से एक चेन बना हुआ रहता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता है। ओके, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है कि अगर सिंपल कट भी आएगा तो उसकी वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, बहुत सारा खून बहेगा, थोड़ा सा भी कट जाएगा। तो यही है आपका हीमोफीलिया, जिसमें कि एक सिंपल कट की वजह से बहुत सारा ब्लीडिंग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटीन है जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन का पार्ट है वो आपका म्यूटेट कर जाता है, म्यूटेशन होने की वजह से वो आपका म्यूटेट हो जाता है, तो फिर वो प्रोटीन को चेंज नहीं कर पाता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन को, तो इसलिए जो क्लॉट होना रहता है वो ब्लड वो क्लॉट नहीं होता है और उसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो सिंपल कट की वजह से ढेर सारा खून निकलता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ये भी आपका सिंपल कट यहाँ तक हो गया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली, यहाँ पे भी जो फीमेल है वो बहुत रेयरली हेमोफिलिक होती है। ओके, इसके लिए भी आपका फादर जो है वो हेमोफिलिक होना चाहिए और मदर कैरियर होगी, तो तभी वो फीमेल जो है हेमोफिलिक हो सकती है। बिकॉज ऑफ द क्वीन विक्टोरिया का जो फैमिली पेडिग्री है, क्वीन विक्टोरिया का जो फैमिली पेडिग्री है उसमें देखा गया कि जो विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, वो ही डिजीज़ कैरी कर रही थी, इसलिए उनके जितने भी आगे के जो जनरेशन्स आए वो बहुत सारे हेमोफिलिक डिसेंडेंट देखे गए, क्या, क्योंकि वो डिजीज़ को कैरी कर रही थी इसलिए। सिकल सेल एनीमिया का है आपका, ये आपका ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोजोम लिंक्ड है। ओके, ऑटोजोम आपको पता होता है ना कि 22 पेयर्स ऑटोजोम्स के होते हैं, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, तो ये ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन वाला सिकल सेल एनीमिया। इसका तो मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, आई गेस आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जब बोथ पार्टनर, ये आपका 2 जीन की वजह से होता है, यहाँ पे बनाती हूँ, HBS HBA, अगर HBS ही रहे, अगर HBA और HBA प्रेजेंट रहे तो वो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल वाले का आपका जीनोटाइप है, नॉर्मल वाले का है, और ये आपका हेट्रोजाइगस वाले का है,
अनअफेक्टेड हेट्रोजाइगस, अनअफेक्टेड वाले का है, और ये हेट्रोजाइगस, आप समझ सकते हो इसे, हेट्रोजाइगस का है। देखिए एक HBS है, S वाला है, और एक ये वाला है, दोनों अलग अलग है। तो ये हेट्रोजाइगस, अनअफेक्टेड हेट्रोजाइगस वाले का है। ओके, बट जब ये दोनों ही एक साथ आ जाता है तो वो डिजीज़ का फिनोटाइप शो करता है, यानी उसको डिजीज़ हो जाता है, ये वाला ये आपका सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। इसके लिए बोथ ही पेरेंट्स जो है वो कैरियर होने चाहिए, बोथ पेरेंट्स कैरियर रहेंगे तो आपका जो, अगर जो प्रोजनी है उसमें ये दोनों आता है, HBS आता है, तो वो आपका जो है वो सिकल सेल अनीमिया उससे हो जाएगा। इससे होता क्या है, ये होता कैसे है देखते हैं। इसे होमोजाइगस इंडिविजुअल 50% एग्जिबिटिंग, ये होता क्यों है, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो आपका बेटा ग्लोबिन चेन मॉलिक्यूल होता है उसके 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे आपका 1 2 3 4 5 बुक में दिया ही गया है। 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड आने की बजाय वहाँ पे आपका वैलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड आने की बजाय वहाँ पे आपका वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ओवल बाइकॉन्केव शेप आना चाहिए आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, वो ओवल बाइकॉन्केव नहीं आकर सिकल के टाइप का आ जाता है, सिकल सेल के जैसा आ जाता है। इसलिए इस डिजीज़ का नाम ही है सिकल सेल अनीमिया। इसलिए होता है क्योंकि जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, बेटा ग्लोबिन चेन मॉलिक्यूल, उसके 6th पोजीशन पे आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आने की वजह से वो आपका जो ओवल बाइकॉन्केव शेप होता है आरबीसी का, वो आने की बजाय वो सिकल सेल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से GAG आने की बजाय GUG आ जाता है, वैलिन का आ जाता है, जो कि आपका वैलिन का है। ये आपका कोडोन है, 64 कोडोन के बारे में आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। ये कोडोन जो जब इंटरप्रेट करता है तो पता लगता है कि कौन सा अमीनो एसिड था। ओके, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपका कोडोन है। तो ये वाला जो कोडोन है ये वैलिन के लिए होता है। एंड ये GAG जो है आपका ये है आपका ग्लूटामिक एसिड के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे GUG आ जाता है, वैलिन आ जाता है। वैलिन आने की वजह से वो आरबीसी जो है ओवल बाइकॉन्केव होने की बजाय वो, मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि वो सिकल सेल के टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया सिकल सेल एनीमिया हो गया, 6 पॉलीमराइजेशन। हाँ देखिए, द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो अंडर पॉलीमराइजेशन, लो ऑक्सीजन में अंडर पॉलीमराइजेशन में आपका क्या करता है कि शेप को ही चेंज कर देता है, आरबीसी के शेप को चेंज कर देता है, बाइकॉन्केव से आपका सिकल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में जानना है हम लोग को, चलिए इसे जानते हैं। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का ही एग्जाम्पल है। मैं एक चार्ट बना दूंगी आपको जिसमें आप अच्छे से कर लेना कि हाँ ये सारे कौन से सेक्स लिंक्ड है, कौन से ऑटोसोम वाले लिंक्ड है, कौन रिसेसिव है, कौन डोमिनेंट है। 4 टाइप का ही तो फॉर्म करता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोम लिंक्ड आपका डोमिनेंट वाला। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों होता है? ये एंजाइम, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है जिसमें ये डिजीज आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें होता क्या है कि एक एंजाइम जो कि चेंज करता है एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में, वो ही आपका म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में चेंज होने की बजाय फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। एंड फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एंड ये बहुत ऑब्जॉर्ब ही बहुत नहीं होता है, इसलिए यूरिन के थ्रू ये बाहर चला जाता है, एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल पायरुविक एसिड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन ब्रेन में अगर ये अकोमुलेट हो जाता है तो इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। थैलेसेमिया के बारे में पढ़ना है, 2 टाइप, ये भी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ही है, जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया। क्या है कि आपका क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, बट ये आपका क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कहने का ये मतलब है कि अगर इसमें जो आपका जीन है अगर म्यूटेट करता है तो ज़्यादा जीन म्यूटेट करेगा, ठीक है, ज़्यादा जीन अफेक्ट होगा तो बहुत कम
ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एनीमिया देखा जाता है। 2 टाइप का होता है, एक अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया। चलिए जानते हैं इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसा डिजीज़ है। ओके, तो ये भी आपका ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है, जो कि आपका सिकल सेल एनीमिया जिस तरीके से होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में आपका क्वालिटी की वजह से होता है, बट यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, दैट फ्यू आपका ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था उससे कम होता है, इसी वजह से इसे क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं थैलेसेमिया को। ये भी आपका जो डिजीज़ है थैलेसेमिया, जब बोथ ही पेरेंट्स आपके हेट्रोजाइगस रहे, हेट्रोजाइगस कैरियर रहे, जब बोथ पेरेंट आपके हेट्रोजाइगस कैरियर रहे, हेट्रोजाइगस कहने का मतलब उन दोनों का जो जीन है ओके अलग अलग हो, एलील्स जो है वो अलग अलग हो, दोनों का हेट्रोजाइगस रहे और कैरियर रहे, कैरियर हो, तो जो आपका प्रोजेनी है उन दोनों में क्या होता है कि उन दोनों में का आने की वजह से प्रोजेनी जो है आपका उसको थैलेसेमिया का डिजीज़ जो है वो हो जाता है। ओके, 2 टाइप के थैलेसेमिया होते हैं, एक अल्फा थैलेसेमिया के बारे में पढ़ना है एंड एक बीटा थैलेसेमिया के बारे में पढ़ना है। अल्फा थैलेसेमिया में होता क्या है कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर 16 है, ओके क्रोमोसोम नंबर 16 है, उस पर आपके जो 2 लिंक्ड जीन्स है HBA1 एंड HBA2 है कि म्यूटेट हो जाता है, ओके जिसकी वजह से ये आपका प्रॉब्लम आता है, थैलेसेमिया हो जाता है। एंड बीटा थैलेसेमिया में होता क्या है कि ये आपका एक ही सिंगल जीन वाला है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट रहता है, तो होता है HBB जीन के वजह से होता है। इसमें होता है क्या है कि एक जीन अगर डिफेक्टिव हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, और होता क्या है कि इसमें जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है जितना प्रोड्यूस होना रहता है उतना होता नहीं है, इसकी वजह से ये डिजीज़ आपका हो जाता है। पहले वाले में जो है एबनॉर्मली फंक्शनिंग ग्लोबिन बन जाता है सिकल सेल एनीमिया में, एंड इसमें जो है वो जितना होना चाहिए था ग्लोबिन मॉलिक्यूल वो उतना नहीं होता, उससे कम होता है, इसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये थैलेसेमिया जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में अब इससे आगे हम लोग को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में करना है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर चलिए करते हैं। द क्रोमोसोम डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एबनॉर्मल जब आपका अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जस्ट लाइक आपका एन्यूप्लॉइडी है। Failure of segregation during cell division cycle results in gain or loss of chromosome. क्रोमैटिड जब अच्छे से सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, जस्ट लाइक ये आपका क्रोमैटिड अगर है ओके एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, अगर सेग्रीगेट अच्छे से सेग्रीगेशन प्रोसेस उन सभी का नहीं हो पाता है तो आपका एन्यूप्लॉइडिस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें आपका देखने को मिलता है कि अब नॉर्मल अरेंजमेंट देखने को मिलता है क्रोमोसोम का। ओके इसमें आपका 3 फॉर्म करता है, एक आपका है जो ट्राइसमी ऑफ 21 डाउन सिंड्रोम इसको बोलते हैं। ओके लैंगडन डाउन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फर्स्ट इसको डिस्क्राइब किया था। दूसरा आपका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा आपका है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है। एन्यूप्लॉइडिस का ये 3 एग्जाम्पल है। एंड आपका उसके बाद है एन्यूप्लॉइडिस के बाद है आपका पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी आपका जब सही से सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है, जस्ट लाइक अगर ये कोई एक सेल है, इसमें आपका डिवीज़न होना था तो आपका जो जितना भी क्रोमोसोम बनना था, जो आपका 46 क्रोमोसोम्स बनता है यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम, सब कुछ अच्छे से हो गया। ओके बट जो आपका ये डिवाइड करना रहता है ये डिवाइड ही नहीं हुआ, तो ये एक होल सेट और ये एक होल सेट क्रोमोसोम का ये आपका पॉलीप्लॉइडी इसको बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पॉलीप्लॉइडी हो गया, पूरा क्रोमोसोम का पूरा एक सेट ही, नया सेट ही टोटल इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। एंड ये जनरली आपका प्लांट्स में देखा जाता है। पॉलीप्लॉइडी आपका जनरली प्लांट्स में देखा जाता है। एन्यूप्लॉइडी में आपका जो 3 है उसे भी हम लोग करेंगे, चलिए आगे करते हैं। पॉलीप्लॉइडी जनरली इसका कुछ आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि पॉलीप्लॉइडी प्लांट में होता है एंड होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हो जाता है, न्यू हो जाता है, पूरा आपका दोनों में डिवाइड नहीं करता है, एक ही सेल के अंदर रह जाता है, तो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलता है। A total number of chromosomes in normal human cell is 46 out of 222 are autosomes, 1 pair of sometimes though rarely either additional copy of chromosome may be included। हाँ तो हम लोग को एन्यूप्लॉइडी करना है।
कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का एक सेट जो है वो अच्छे से अपना सेग्रीगेट नहीं हो पाता है, एडिशनल कॉपी उसमें ऐड हो जाता है, या एक कॉपी जो है वो डिलीट ही हो जाता है। उसकी वजह से आपका अलग अलग टाइप के डिजीज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अलग अलग टाइप के सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। तो जिसमें आपका फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है, 21 नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो आपका 2 होने की बजाय 3 इसका नंबर आ जाता है, 3 इसका नंबर हो जाता है। ठीक है, दो क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, 2 नहीं बट यहाँ पे आपका 3 आ जाता है। 3 आने की वजह से क्या है कि लैंगडन डाउन जो डिफाइन साइंटिस्ट है उन्होंने ये डिफाइन किया कि इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। ये डाउन सिंड्रोम का आपका दिखाया गया है। वैसे जो बच्चे होते हैं, अगर जो प्रोजेनीज है उनको अगर ये चीज़ हो गया तो उसके आपके फीचर्स दिया गया है कि जो उसका फ्लैट जो हेड है वो फ्लैट होगा, ओके, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, ठीक है, रिंकल्ड टंग उसका रिंकल्ड होगा। ये सब आपके सिम्टम्स दिए गए हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज उसे होगा। ठीक है, पैल्म, उसका जो पैल्म है, जो ये हाथ है, उसका हथेली जो है वो बहुत सीज्ड होगा। माउथ जो है वो पार्शियली ओपनड होगा। ये सब इसके डाउन सिंड्रोम के डिजीज़ के आपके सिम्टम्स है। उसके बाद है आपका डाउन सिंड्रोम के बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कैरियोटाइप ऑफ 47। क्या है ये कैरियोटाइप ऑफ 47? जब आपका 46 क्रोमोसोम के साथ एक और ऐड हो जाता है तो आपका 47 क्रोमोसोम हो जाता है। एंड ये होता क्या है कि XY एडिशनल X क्रोमोसोम आ जाता है आपका। ठीक है, एडिशनल X क्रोमोसोम आने की वजह से वो जो मेल होता है वो उसमें फेमिनिन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो आप लोग अपने रियल ज़िंदगी में देखते होंगे उस टाइप के मेल को जिसके पास फीमेल के भी फीचर हो, जिसे हिंदी में किन्नर बोलते हैं, किन्नर। तो किन्नर लोगों में होता क्या है कि उनमें ऐसा इसलिए हो जाता है, वो लोग किन्नर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके क्रोमोसोम में आपका क्या है कि एडिशनल X क्रोमोसोम आ जाता है। X क्रोमोसोम तो आपको पता है कि जो 2 X क्रोमोसोम अगर रहता है तो वो जो जितना भी फीचर है वो लड़की का होना चाहिए, बट यहाँ पे एक Y क्रोमोसोम है और ये एडिशनली यहाँ पे आ गया है। इसे होना नहीं चाहिए था बट ये यहाँ पे आ गया है प्रॉब्लम की वजह से। ओके, सेग्रीगेशन होने के टाइम पे मैंने अभी बताया ना कि कभी कभी ऐड हो जाता है, कभी कभी डिलीट हो जाता है, तो ये ऐड हो गया है। तो इसीलिए जो है वो उस टाइप के मेल का होता है कि आपके फीमेल के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उनमें ब्रेस्ट भी पाया जाता है, गाइनोकोमास्टिया। ठीक है, टॉल स्टेचर्ड विथ फेमिनिन कैरेक्टर्स वो लोग होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और फेमिनिन कैरेक्टर होता है। ओके, फेमिनिन कैरेक्टर मतलब फीमेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, हो गया यहाँ पे आपका ओवरऑल मैस्कुलिन फीचर्स आपका देखा जाता है कैरियोटाइप ऑफ 47। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम होना चाहिए बट एक क्रोमोसोम ही नहीं आता, इसमें 45 ही रह जाता है। तो ऐसी फीमेल्स जिसमें कि एक क्रोमोसोम ही नहीं आया, कैरियोटाइप ऑफ 45 क्रोमोसोम जो है आपका 45 विथ एक्सो, हाँ इसे बोला जाता है 45 विथ एक्सो। इसका मतलब ये है कि 45 क्रोमोसोम, इसमें 45 ही होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम की जगह पे कुछ आता ही नहीं है, 0 रहता है, इसलिए इसे 45 विथ एक्सो बोलते हैं। ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो आपकी, उन्हें भी आम भाषा में किन्नर ही बोला जाता है, उस टाइप की फीमेल्स को भी। ओके, एंड यहाँ जो आपका XO दिख रहा है आपका, तो उस फीमेल्स में ओवरीज जो रहता है वो रूडिमेंट्री रहता है, जो उसका फंक्शन करना रहता है वो यूजलेस रहता है। ओके, शॉर्ट स्टेचर्ड रहती है, छोटे कद की रहती है, और उसमें लैक ऑफ सेकेंडरी, फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है वो उसमें पाया नहीं जाता है। ओके, टर्नर सिंड्रोम वाली जो अगर कोई आपको फीमेल देखने को मिले तो उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है नॉर्मल फीमेल में वो सब उसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ये टर्नर सिंड्रोम आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका टोटल चैप्टर। हालांकि पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड मैं एक एडिशनल वीडियो आपके लिए डाल दूँगी, उसमें मैं आपको A to Z थिंग एक्सप्लेन कर दूँगी जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। मिलते हैं क्वेश्चन सेशन में एंड पेडिग्री एनालिसिस के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।